आज हम करते हैं द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमन। सबसे पहले करते हैं इसके पोइट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 को मैकएलिस्टर ओक्लाहोमा यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इनका देहांत 7 जनवरी 1972 में मिनियापोलिस मिनीसोटा यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। अगर हम जॉन बैरीमन की बात करें तो उनका पूरा नाम जॉन एलन मैकएपलिन बैरीमन था, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे और ये अमेरिकन पोइट्री में बहुत बड़ा नाम रखते थे, बहुत फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कब? 20th सेंचुरी में। कब? 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, जब 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक चला, उस समय ये अमेरिकन पोइट्री में एक बहुत बड़ा नाम थे और ख़ासकर ये कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री का मतलब होता है जब पोइम ऐसी पोइम में लिखता है, वो जब अपने पर्सनल बताता है या फिर आई का यूज़ करता है। मैक्सिमम जो पोइम या पोइट आई का यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रोफेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो ऐसी पोइमें ये मैक्सिमम लिखते थे जॉन बैरीमन, जिसमें ये अपना एक्सपीरियंस या अपने सामने घटित हो रही चीज़ों के बारे में बताते थे, आई का यूज़ करके या पर्सनल यूज़ करके पोइमें जब लिखी जाती हैं तो कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री कहा जाता है। अगर हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जहाँ से, जिस पॉइंट से, जिस बुक से ये फेमस हुए, इन्होंने एक पोइट्री की कविताओं की बुक लिखी थी, द ड्रीम सॉन्ग्स। इस बुक को छापने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे और वहाँ से इनको प्रसिद्धि मिली थी। ओके, अब हम चलते हैं इनकी लिखी हुई पोइम। इस पोइम में हमें ये सीख मिल रही है कि हमें लॉस बेयरिंग एटीट्यूड रखना होगा। लॉस को सहन करने की क्षमता अपने अंदर हमें पैदा करनी होगी। या बॉय भी यही कर रहा है जब उसकी ये बॉल खो जाती है। पोइट बीच में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उसको कोई भी कंसोल नहीं कर रहा है या उसको सांत्वना पोइट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं वो चीज़ सीखे। कौन सीखे? बॉय इस लॉस बियरिंग की कैपेसिटी उसके अंदर आए, टॉलरेंस की कैपेसिटी उसके अंदर आए। हमें दुख क्यों होता है? कोई चीज़ गुम जाती है क्योंकि हम उस चीज़ से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। वो चीज़ या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई रिलेशन जिससे हम डीपली हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, और जब वो चीज़ खो जाती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो उस दुख पर कंट्रोल करना, उस दुख को कर्व करना हमें आना चाहिए, ताकि हमारा मेंटल साइकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बन पाए। ये कैसे होगा? जब हम एक्सेप्टेबिलिटी अपने अंदर लाएंगे। हर चीज़ को स्वीकारना आना चाहिए। स्वीकार कर हम उस दुख को अच्छे से सहन कर सकते हैं। वो हमारे अंदर उसको सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके, और इसमें ये भी हमें मैसेज मिल रहा है कि हमें उस दुख को अपने अंदर या दुख को सहन करने की जो क्षमता है अपने अंदर लानी ही पड़ेगी, क्योंकि आज, कल, परसों या कभी किसी भी समय हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ है, चाहे कोई रिश्ते हैं, चाहे कोई व्यक्ति है, कभी ना कभी हमें इस लॉस का सामना किसी ना किसी को, सबको करना पड़ता है। तो क्यों ना फिर इस लॉस बियरिंग कैपेसिटी को आज ही कर लें, ताकि हम ज़्यादा पेन में ना रहे, ज़्यादा एग्नी हमें फील ना हो, ज़्यादा हम ट्रबल बॉदरिंग हम फील ना करें। ओके, तो इसीलिए मेंटली प्रिपेयर हमें रहना पड़ेगा। और हमें ये भी सीख मिलती है इस पोइम से
कि कंट्रोल करके, मेंटली बैलेंस होके और अपने इमोशन को कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना होगा। क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में ये आता है कि कभी ना कभी कोई न कोई लॉस वो झेलता है, और उसके बाद बेशक दुख उसको होता है, लेकिन उस दुख को वो कंट्रोल कर लेता है धीरे धीरे करके, और उसके बाद वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। वही इस पोइम में हमें सीखने को मिलता है। एक दूसरी पॉइंट जो है इस पोइम में हमें सीखने को मिलती है, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें अपने जिम्मेवारियों को, लाइबिलिटी को समझना होगा, जिम्मेवारियों को समझना होगा, उत्तरदायित्व को समझना होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने कार्यों के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए, या जो भी हमें मिलता है रिजल्ट, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं। जो हम एक्टिविटी करेंगे उसका चाहे अच्छा रिजल्ट निकले चाहे बुरा रिजल्ट निकले, वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। जैसे ये बॉल गुम जाती है, क्यों? क्योंकि ये बच्चा पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वो जब और रिस्पॉन्सिबल नहीं था तभी तो पानी के नज़दीक खेल रहा था। उसे अलर्ट रहना चाहिए था कि उसकी बॉल गुम हो सकती है। तो यहाँ ये बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी भी सीख रहा है, क्योंकि अब उसे मालूम है कि मुझे यहाँ पानी के पास या केयरलेस होके एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये लॉस हो सकता है। शायद इस पोइम में ये बच्चा एक तो लॉस बियरिंग की कैपेसिटी सीख रहा है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी अपनी चीज़ है, उसकी अपनी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यही मैसेज हमें देते हैं कि हमें जो अपनी चीज़ है, पोजेशंस हैं, जिस पर हमारा अधिकार है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे हमारे रिलेशन है, चाहे हमारे संबंध है, चाहे हमारी फैमिली के अंदर कोई भी वस्तु है, मेंबर्स है, सबके प्रति अपनी जिम्मेवारियों को, कर्तव्यों को पूरा करना होगा। तभी हम सफल हो सकते हैं और दुख का कारण हम नहीं बनेंगे कभी किसी के लिए, ना अपने लिए ना औरों के लिए। इसके लिए हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, तत्परता की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी लाइफ में क्या कर पाए, सफल हो पाए, खुश रह पाए। और इसी वजह से अगर हम जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तभी हम अपने संबंधों को खो जाते हैं, रिलेशन हमारे बिखर जाते हैं, चीज़ें हमसे गुम हो जाती हैं और बाद में हम उस चीज़ का दुख करते हैं। तो ये मैसेज इस पोइम से काफ़ी डीपली मीनिंग के साथ दे रही है या मिल रहा है। ओके, अब चलते हैं हम इस पोइम को रीड करते हैं और देखते हैं इस बॉय के हिसाब से, और पोइट क्या देख रहे हैं अपने सामने, बॉय की एक्टिविटीज। चलते हैं। द बॉय पोइम। अ बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। अ बॉय डजंट कॉस्ट The ball poem. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it typical to. The ball poem. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read. इस पोइम में सबसे पहले इस पैराग्राफ को करते हैं। एक बॉय होता है और अपनी बॉल को वो खो जाता है, लॉस कर जाता है, लॉस्ट हो जाती है उसकी बॉल, और वो बहुत उदास होता है, अपसेट, सैड होता है, डेस्परेट होता है। ओके, और कहते हैं यहाँ पर पॉइंट कि ये बॉल है, ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है, बहुत कम पैसे में बॉल आ जाती है, और ना ही ऐसा है कि दूसरी बॉल लाना मुश्किल है
या इतना मुश्किल है कि दूसरी बॉल अगर एक हो गई है तो दूसरी लाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई एक हो गई तो दूसरी हम इजीली दुकान से ला सकते हैं, शॉप से, मार्केट से ला सकते हैं। लेकिन फिर भी वाई देन द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी जो बॉय है वो इतना अपसेट क्यों है, इतना उदास, डेस्परेट क्यों है, इस पोएम में हम रीड करते हैं। ओके, अब चलते हैं और क्या बोलते हैं। द पोएम टू सी what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something। अब जो ये पोएम है, इस पोएम में देखते हैं वहाँ पर पोएट क्या देखते हैं, पोएट क्या सोचते हैं कि जो लॉस हो रहा है वो लॉस्ट के बारे में, चीज़ें गुम जाती है उसके बारे में पोएट क्या सोचते हैं। व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और इस खोने की जो कंडीशन है, खोने की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस में बच्चा क्या सीख रहा है, उसको लूजिंग, अपनी वस्तु की कोई चीज़ गुम हो रही है उसकी, इस लूजिंग वाली प्रोसेस में उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, वो क्या सीख रहा है, वो इस पोएम में हमें रीड करने को मिलता है। अब चलिए रीड करते हैं इस पोएम को। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there is another balls. यहाँ पर बाउंसिंग मीन्स जंप करते हुए, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are another balls. यहाँ पर मीनिंग देखते हैं। merrily, happily, खुशी से, बाउंसिंग, उछलते हुए, जंपिंग करते हुए, स्ट्रीट, गली। अब यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं कि बॉय क्या करेगा, कैसे, उसकी बॉल गुम गई है, उसका बॉल पानी में चली गई है या उसकी बॉल खो गई है, तो अब वो क्या करेगा। वट इज टू डू, अब वो क्या करेगा, अब क्या है उसके हाथ में। आई सा इट गो, मैंने देखा, पॉइंट कहते हैं कि मैंने उस बॉल को देखा, कैसे देखा, merrily bouncing down the street, and then कि वो क्या कर रही है, बॉल, जैसे बॉल बच्चे के पास थी और वो उसके साथ खेल रहा था, तो पॉइंट वहाँ सामने नज़दीक बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, और पॉइंट देखते हैं कि बच्चे की बॉल खुशी खुशी उछलते हुए, बाउंस करते हुए कहाँ चली जाती है, नीचे गली में चली जाती है, एंड देन, और उसके बाद merrily over, फिर ऊपर उछलकर, देयर इट इन द वाटर, फिर ऊपर उछलकर कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, मतलब उसकी बॉल पानी के अंदर चली गई है। यहाँ पर मैरिली बाउंसिंग क्या किया गया है, बॉल के लिए बोला कि बॉल उसको काफ़ी खुशी हो रही है उछलते हुए, तो यहाँ पर एक सिंबलाइज किया गया है, इमेजिन किया गया है, कैसे बॉल को खुश बनाया गया है यहाँ पर, तब यहाँ पर मैरिली बाउंसिंग की बात की है। तो यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस इमेजिनरी का यूज़ किया गया है कि पोइट इमेजिन कर रहे हैं कि बॉल बहुत खुश है और खुश होकर बॉल जंपिंग करते हुए, बाउंस करते हुए आगे जाती है, तो ये उसकी इमेजिनेशन है कि बॉल को खुश, वैसे तो बॉल कैसी है, निर्जीव वस्तु है, तो वो तो खुश हो नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर कवि ने, पोइट ने कल्पना की है, तभी उसको मैरिली बाउंसिंग बोला कि खुशी हैप्पीली वो क्या कर रही है, बाउंस करके आगे गली में गई, गली से आगे जाकर पानी के अंदर चली गई। फिर अब उसके लास्ट में पोइट क्या कहते हैं, नो यूज टू से, ओ देयर आर अनदर बॉल्स, कि अब उस बच्चे को ये
कहना उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ पर दूसरी बॉल्स हैं, बहुत सारी और बॉल्स हैं, एक बॉल पानी में चली गई है तो दूसरी हम ला देंगे, बहुत इजी है बॉल लाना। ये इस पोएम के अंदर इस लाइन का अर्थ है कि एक बॉल खोने के बाद दूसरी इजीली लाना। ओ देयर आर अनदर बॉल्स, पूरी लाइन का ये मीनिंग बनता है। तो यहाँ पर पॉइंट यही कहते हैं कि अब इस कंडीशन के बाद जब पानी के अंदर वो बॉल चली गई है तो अब उस बॉय को कहना, कुछ भी कहना, कि ये कहना कि तेरे लिए दूसरी बॉल ले आएंगे, कोई उसका यूज़ नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं है। क्यों? देखते हैं क्यों फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट इसके स्टैंजा में करते हैं। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a word of possession, people will take walls will be lost always, little boy। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स ऑप्टिमम, पैरामाउंट, एपिटोम, हाईएस्ट पॉइंट। शेकिंग, शेकिंग मीन्स जिगल, जॉगल, वाइब्रेट। ग्रीफ, ग्रीफ मीन सीरियस, ग्रेव, गंभीर। और फिक्सेस मतलब स्टन, स्तब्ध हो जाना। रिजिड, रिजिड मीन्स वेरी हार्ड, स्टिफ, बहुत ही कठोर। ट्रैम्बलिंग, शिवरिंग, ट्रैम्बलिंग कांपना। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन मीन ग्लेयरिंग, घूरना। गेज, एक टक देखना। हार्बर, डॉकयार्ड, बोटयार्ड, जहाँ पर किश्तियाँ जहाज आके रुकते हैं, बंदरगाह। इंट्रूड, इंट्रूड मीन टू इंटरप्ट, डिस्टर्ब करना। वर्थलेस, वैल्यूलेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, जिम्मेवारियाँ। पोजेशंस, ऑनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, अधिकार होना किसी चीज़ पर, दैट आर कॉल्ड पोजेशंस, पोजेशंस। तो अब चलते हैं इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन पर, देखते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीव्स फिक्सेस द बॉय। अब क्योंकि जो पॉइंट है वो क्यों नहीं कहना चाहते हैं कुछ उसको, क्योंकि जो बॉय है उसकी अपनी बॉल खो गई है और इस खोने की गम में बहुत वो अटमोस्ट, बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है उसके दुख का। वो इतना दुखी हो गया है, इतना सैड हो गया है कि वो बिल्कुल फिक्स हो गया, स्तब्ध हो गया है। उसने अंदर से उसको इतना हिला के रख दिया है, वाइब्रेट कर दिया है। किसको? उस बॉय को। किसने वाइब्रेट कर दिया है बॉय को? शेक कर दिया, हिला दिया है उस बॉल के खोने के दुख में। इतना दुखी हो गया कि वो स्तब्ध हो गया है, वो हिल भी नहीं पा रहा है, अंदर से वो बिल्कुल शून्य हो गया है, जड़ बन गया है। As he stands rigid, trembling, staring down, as he stands, और वो कैसे खड़ा है? बिल्कुल कठोर बन गया है, जड़ की तरह हो गया है और उस साथ में कांप भी रहा है और बॉल को नीचे पानी में एक टक देख रहा है, घूर रहा है, पलकें भी नहीं झपक रहा है और नीचे पानी को कंटिन्यू घूर रहा है क्योंकि उसको पानी में जाते देख बॉल को उसे बहुत ज़्यादा दुख हो गया क्योंकि उसकी अपनी बॉल खो गई है। all his young days into the harbor where his ball bent। अब वो जहाँ पर है, कहाँ है वो? हार्बर के पास है, बंदरगाह के पास है, पानी के साथ में खड़ा है और वो कहता है कि अब उस बॉल के साथ जो पानी में गई है, वो उस बॉल के साथ उसकी जो बचपन की यादें थी, जब उसने ये बॉल खरीदा था या उसको लाया गया था ये बॉल, तब से लेकर अब तक, जब तक वो गुम नहीं हो गई तब तक उसकी सारी यादें उस बॉल के साथ जुड़ी हैं और वो बॉल के साथ वो सारी यादें कहाँ चली गई है? हार्बर के पास पानी के अंदर चली गई है। बॉल के साथ ही वो यंग डेज की यादें,
उस बॉल के साथ जितना भी वो खेला है वो सारी बचपन की यादें उस बॉल के साथ पानी में चली गई हैं। ओके, यहाँ ये कह सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ खो देते हैं, कोई किसी व्यक्ति को खो देते हैं, किसी अपनों को खो देते हैं, चाहे कोई संबंध हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो हमें बहुत दुख होता है और साथ में इतने दुखी होते हैं कि हम फिक्स हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम बेजान से हो जाते हैं, हम कांपने लग जाते हैं और स्तब्ध हो जाते हैं। और साथ में ये हम महसूस करते हैं कि हमारे और उस व्यक्ति या उस वस्तु के बीच में जो रिलेशन था, इमोशन जुड़े थे, जो यादें जुड़ी थी, मानो उस व्यक्ति के जाने के बाद, मानो उस चीज़ के जाने के बाद सब कुछ उसके साथ चला जाता है। ये हमें यहाँ इन लाइनों से मैसेज मिलता है। ओके, अब देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मीन्स टू इंटरप्ट। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैं उस बॉय को इंटरप्ट नहीं करूँगा, डिस्टर्ब नहीं करूँगा, उसको कंसोल नहीं करूँगा, उसको नहीं बताऊँगा, उसको सांत्वना नहीं दूँगा। मतलब यहाँ पर पोएट उसको एक्सपीरियंस करने दे रहे हैं इस दुख को, या लॉस जो हुआ है उसको सहन करने दे रहे हैं, ताकि वो बॉय अपने आप को सिखा पाए क्या होता है लॉस में अपने आप को कंट्रोल करना। इसीलिए पोएट यहाँ कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब कि मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूँगा, वो बहुत दुख में है, अभी उसको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी उसके दिमाग और दिल कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी चीज़ खो चुकी है। जो उसकी अपनी चीज़ क्या थी, वो बॉल था जिसके साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अ डाइम अनदर बॉल। A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि बॉल ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत चीप है, बहुत सस्ती है, क्योंकि वो 1 डाइम की आती है। 1 डाइम माँ क्या होता है, जैसे हमारे रुपए होते हैं इंडियन में, और रुपए किससे बनते हैं, पैसे से बनते हैं। एक पैसा, 2 पैसा, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। तो वैसे ही डॉलर अमेरिका में होते हैं, उनकी करेंसी, तो उनके सेंट से डॉलर बनता है, और 10 सेंट का, 10 सेंट का 1 डाइम बनता है। 10 सेंट का 1 डाइम बनता है, मीन्स जैसे अगर इंडिया के हिसाब से इसको समझा जाए तो 10 पैसे का हम 1 डाइम कह सकते थे। वैसे इनके 10 सेंट है, उसका 1 डाइम है। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि जो ये बॉल है ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वर्थलेस है, वैल्यूलेस है, बहुत चीप है, सस्ती है, लेकिन जो उस बॉल के पीछे वो एक चीज़ सेंस कर गया, वो लर्न कर गया, वो क्या है, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक वो बच्चा था और अभी तक उसने किसी भी तरह की जिम्मेवारी को नहीं समझा था, लेकिन ये जो बॉल जब गुम गई है, अब वो समझ गया है अपनी जिम्मेवारी, कि जो हमारी पोजेशंस होती हैं, जिस पर हमारा अधिकार होता है, हमारी जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं, उनको संभाल के रखना चाहिए। उनको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेवारी है, लायबिलिटी है। ये इस पोइम में पोइट समझा रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं पोइट कि ये बॉय जो है, ये इसके माध्यम से क्या समझ रहा है, अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है जब वो बॉल गुम गई है। इसीलिए जो पोइट है इंट्रूड नहीं कर रहे हैं, उसको इंटरप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो वो लॉस को समझ रहा है, दूसरा जिम्मेवारी को समझ रहा है, और ये समझ रहा है कि मेरी ड्यूटी थी, मुझे इस बॉल को संभाल के रखना चाहिए था, या बॉल इस पानी के पास नहीं खेलना चाहिए था। इसका मतलब उसने अपनी जिम्मेवारी समझ ली है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट लिटिल बॉय। यहाँ पर पोजेशन मीन्स ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, टू ऑक्यूपाई समथिंग। हम इस दुनिया में, इस संसार में हमारे पास बहुत, पोइट यहाँ कह रहे हैं
कि इस दुनिया के वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स जो हमारी चीज़ें हैं, हमारे संबंध है, हमारे पास, सबके पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, अधिकार होते हैं या वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य होता है। तो लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम केयरफुल होके उनको निभाएं, उनको कंट्रोल में रखें या उनको संभाल के रखें, उनको गुम ना करें, उनको डिस्ट्रॉय ना करें। तो इस दुनिया में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। फिर पोएट ये भी कहते हैं कि बॉय ये भी सीख रहा है, उस पोएम, उस बॉल से ये भी सीख रहा है, ये बॉय क्या सीख रहा है कि आने वाले फ्यूचर में लोग उससे बॉल ले लेंगे और या कभी ना कभी तो बॉल गुम हो जाएगी। आज एक हुई, कल और भी गुम होगी, तो प्रिपेयर रहना है। मतलब यहाँ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज मिलता है कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, किसी घड़ी, किसी पल, कहीं किसी स्थान पर हम कोई ना कोई चीज़ गुम कर जाएंगे, लॉस कर जाएंगे। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वैसे तो हमें सावधान रहना है अपनी चीज़ों के लिए, हमें जिम्मेवारी उठानी है, उनकी संभाल करनी है, लेकिन फिर भी कई बार लोग ले जाएंगे, धोखे से ले जाएंगे, या कई बार छीन के ले जाएंगे, कई बार हमें ऐसे ही कई बार ऐसे ही गुम हो जाएगी। तो कभी ना कभी कोई ना कोई वस्तु हमसे लॉस में चली जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए बच्चा प्रिपेयर हो रहा है, उस लॉस्ट को झेलना वो सीख रहा है इस पोएम के माध्यम से या इस बॉल के माध्यम से। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up. Knowing what every man must one day know. The most know many days how to stand up. जॉन बैरीमैन। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं, जॉन बैरीमैन कहते हैं। अब इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, लर्निंग सीखना, डेस्परेट डिसअपॉइंटेड, होपलेस despair, very sad. Epistemology means स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के बारे में जानना, उसके विज्ञान को कहते हैं एपिस्टोमोलॉजी। यहाँ पर एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस की बात कर रहे हैं कि जब हम लॉस को जानते हैं, लॉस होने का या खोने का जो ज्ञान हमें मिलता है, व्हाट इज लॉस, लॉस को कैसे दुख होता है, या जब हम कोई चीज खो जाते हैं और उसके दुख को महसूस करते हैं, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। किसका? लॉस का। किसी चीज के खो जाने का जब ज्ञान मिलता है या ज्ञान हो जाता है, दैट इज एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि नो वन वाइज बॉल बैक, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बॉल को वापस लाएगा। जो पानी में चली गई वो तो चली गई, सस्ती भी मिलेगी, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत महंगी बॉल थी। लेकिन हम बात पैसे की नहीं करते हैं। मनी तो एक्सटर्नल है, बाहरी चीज है, मटेरियलिस्टिक चीज है। जो इंटरनली नॉलेज हो रहा है, बच्चा जो सीख रहा है उस छोटी सी बॉल की वजह से, और वो उन डेस्परेट आइज के पीछे या उस दुखी आंखों के पीछे, उसके दुखी मन के पीछे, वो दुखी भी है लेकिन साथ में उससे सीख भी मिल रही है, शिक्षा भी मिल रही है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जिम्मेवार होना पड़ेगा। मैं गलत खेल रहा था यहाँ पानी के पास, मुझे नहीं खेलना चाहिए था, उस चीज का वो लर्निंग में है। मतलब इस बॉल की वजह से बेशक उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी वो एक बहुत वैल्यूएबल वर्दी चीज वो सीख रहा है, बहुत ही मूल्यवान गुण वो सीख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन, हाउ टू बियर द लॉस को कैसे सहन करना है, ये चीजें वो डीपली सीख रहा है उन डेस्परेट, उन दुखी आंखों के पीछे, दुखी मन के पीछे।
द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, और साथ में खोने के बाद कैसे खड़ा होना है। जब कोई चीज खो जाते हैं, कोई हम लोगों से दूर हो जाती है, कोई व्यक्ति हम लोगों से दूर हो जाता है, उसके बाद पहले हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन कुछ समय के बाद हम क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर से चलने लगते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये बॉय भी यही सीख रहा है, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। खोने के बाद हमें क्या करना है, खोने का महसूस वो कर रहा है, खोने के बावजूद वो कैसे अपने आप को खड़ा रख पाए, कैसे आगे बढ़ पाए, ये चीज वो सीख रहा है। और इस पोएम में हमें भी सीख मिल रही है कि कोई भी चीज़ हमसे खो जाती है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारे मन टूट जाते हैं, हमारी बहुत महंगी चीज़ें गुम हो जाती है, या हम लोगों में कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमें आगे कैसे बढ़ना है, वही हमें ये पोएम सिखा रही है। आगे कहते हैं, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि जो ये जानकारी है खोने के बाद हमने कैसे खड़ा होना है। किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा पॉइंट आएगा कि जब उसे कोई ना कोई चीज़ खोनी पड़ेगी। हर आदमी को ये सीखना है, सब हर आदमी ये सीखता है कि द मोस्ट नोज मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कोई आदमी जल्दी सीखता है, क्या खोने का नॉलेज किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को बाद में होता है। मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को, सबको मैनी डेज मतलब कभी ना कभी कई दिनों के बाद, चाहे आज है चाहे परसों है, चाहे 10 साल के बाद है, चाहे 5 साल के बाद है, मतलब मोस्ट नोज मैनी डेज, कि सबको ये फील करना पड़ेगा लॉस। चाहे व्यक्ति का लॉस है, चाहे चीज़ों का लॉस हो, चाहे रिलेशन का लॉस हो, कोई भी किसी की लाइफ में किसी भी तरह का लॉस आ सकता है। तो वो यहाँ पर पोइम में पॉइंट कह रहे हैं कि सबको सीखनी पड़ेगी। कई जल्दी सीख जाते हैं, कई लेट सीखते हैं, कभी ना कभी सबको सीखनी पड़ेगी। तो लेकिन ये बॉय यहाँ पर इस बॉल की वजह से बहुत जल्दी सीख गया। एक तो जिम्मेवारी सीख गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपनी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है, और दूसरा सीखा कि लॉस को कैसे झेलना है, और नेक्स्ट टाइम वो प्रिपेयर रहेगा, और द नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा, एक ना एक दिन सब जान जाएंगे, और इस दुख को फील करके फिर लास्ट में ऑप्टिमिस्टिक तरीके से जो अंतिम लाइन है, अंतिम जो फ्रेज है यहाँ पर, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े होना है, मतलब अंत में हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, चाहे कितना भी बड़ा लॉस क्यों ना हो जाए, हमें चाहे कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, हमें उससे बाहर निकलकर अपने आप को स्टैंड करना है, अपने आप को फिर से प्रिपेयर करना है आगे चढ़ने के लिए, कंटिन्यू लाइफ करने के लिए, मतलब ऑप्टिमिस्टिक वे में हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, अपसेट, desperate, despair, trouble, distress, perturb, ultimate, highest, epitome, paramount, optimum, shaking, joggle, jiggle, vibrate, tremble, shiver, merrily, joyfully, jubilantly, happily, mirthfully, blithely, rigid, hard, stiff, firm, unbending, unflexible, staring, gaze, glare, gap, goggle, gawk, ogle, leer. Intrude, disturb, encroach, imping, infring, worthless, valueless, cheap, despicable, contemptible, contemptible, responsibilities, duty, culpability, blame, worthiness, epistemology, study of knowledge, methodology, possession, ownership, proprietorship, control, hands, desperate, despair, sad, upset, hopeless, harbor, port, dock, heaven,
marina, dockyard, boatyard. अब हम बात करते हैं इस पोइम के पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की। तो इसके फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस हैं। सबसे पहले ये पोइम फ्री वर्ड्स में है, मतलब फ्री वर्ड्स, नो राइम स्कीम, नो राइम स्कीम। यहाँ पर लास्ट की जो लाइन है या कपलेट्स हैं, इसमें सेम वर्ड नहीं है, पूरी फ्रीली पूरी पोइम लिखी गई है, इसमें किसी भी तरह का राइम बनाने की कोशिश नहीं की गई है। तो ऐसी पोइमों को कहते हैं फ्री वर्ड्स। ओके, तो नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स जब कंटिन्यूस लाइनें एक ही वर्ड से शुरू है, कंसेक्यूटिवली जब लाइनें आती हैं तो वो कंसेक्यूटिव कंटिन्यू लाइनें, रेगुलर लाइनें एक ही वर्ड से शुरू होती हैं, एनाफोरा। तो वट एक ही लाइन से शुरू है, एक ही वर्ड से शुरू है दोनों लाइनें। और दूसरा है मैरिली, मैरिली टू लाइन है, दोनों लाइनें एक ही वर्ड से शुरू हैं। तो यहाँ पर एनाफोरा के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस है रेपिटिशन। रेपिटिशन मीन्स जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है लाइन के अंदर, मीन्स यहाँ पर वर्ट एक लाइन के अंदर बार बार एक वर्ड रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड रेपिटिशन। लेकिन अगर कंटिन्यूस लाइनें आ रही है और उसका फर्स्ट वर्ड एक वर्ड से शुरू है, उसकी फर्स्ट वर्ड एक ही है, तो दैट इज एनाफोरा। एक लाइन के अंदर एक वर्ड बार बार आता है, दैट इज रेपिटिशन। तो यहाँ पर वट ये एक लाइन के अंदर है, वट इज टू डू, यहाँ पर रेपिटिशन है। लेकिन अगर हम ऊपर और नीचे वर्ड की बात करें, ये एनाफोरा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ चलते हैं, वो है दैट इज कॉन्सोनेंस। दैट इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस मीन्स जब एक लाइन के अंदर या एक स्टैंजा के अंदर एक साउंड प्रोमिनेंट हो। एक कौन सी साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड काफ़ी प्रोमिनेंट हो, जैसे यहाँ पर ग साउंड है, जैसे यहाँ पर ग साउंड है, देखें स्टेयरिंग, ट्रैम्बलिंग, ग साउंड बार बार आ रही है इस लाइन के अंदर। तो ये है कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल। और इसके नीचे एक और एग्जाम्पल है, देखिए कॉन्सोनेंस का, वेयर, हार्बर, यहाँ र साउंड, यहाँ पर र कॉन्सोनेंस की आवाज आती है। कॉन्सोनेंस मीन्स जब जो वॉवल साउंड आती है वर्ड के लाइन में, वर्ड के बीच में कहीं भी हो सकती है, या शुरू में हो सकती है, या लास्ट में भी हो सकती है, तो उसे कहते हैं कॉन्सोनेंस साउंड। लेकिन अगर सबसे पहले होगी साउंड तो एलिट्रेशन होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंस है, क्योंकि वेयर, हार्बर, यहाँ पर वेयर और हार्बर में र साउंड आ रही है, तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है? कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कॉन्सोनेंस और भी है, यहाँ पर देखें ड साउंड भी यहाँ इस लाइन में वुड इंट्रूड, ड साउंड यहाँ पर ड साउंड की आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? कॉन्सोनेंस है, ड साउंड। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब एक लाइन के अंदर वर्ड्स होते हैं और उनका वो जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है दैट इज सेम, कॉन्सोनेंट साउंड जो उसकी आवाज़ होती है वो सेम होती है फर्स्ट वर्ड की। ओके, फर्स्ट वर्ड का एलिट्रेशन, अगर कहीं बीच में कॉन्सोनेंट साउंड सेम हो, बीच में या लास्ट में, जैसे यहाँ ऊपर किया था इंट्रूड, वुड, डी लास्ट में है, इंट्रूड, और इंट्रूड में डी बीच में है, वुड में लास्ट है, तो ये वाला कॉन्सोनेंस है। लेकिन अभी हम एलिट्रेशन कर रहे हैं, तो एलिट्रेशन में क्या होता है? जैसे यहाँ पोजेशन, पीपल, यहाँ पर सेम है, तो ये एक किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का है। और दूसरा है बाइज, बॉल, बैक, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। देखो एक ही लाइन है,
उसके अंदर बॉय, बाइस, बॉल, बैक, एक बो साउंड यहाँ पर प्रोमिनेंट है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन, यहाँ पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है। और इसके अलावा और भी यहाँ पर एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। और कहाँ पर है देखें नीचे, एक तो या बाय, बॉल, बैक, दूसरा है मैन मस्ट। मैन मस्ट में मो साउंड यहाँ पर प्रोमिनेंट है। मो, मैन मस्ट, यहाँ पर जो फर्स्ट जो साउंड है मो साउंड आती है हर लाइन के अंदर। जब अलग अलग वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है, या फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट साउंड आ रही है वो एक जैसी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए सेम, तो उससे हम एलिट्रेशन डिवाइस यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके अलावा और एग्जांपल है यहाँ, वो है इमेजिनरी डिवाइस। इमेजिनरी डिवाइस किया गया है पोइट के द्वारा यूज़, और वो कहाँ किया गया है देखते हैं। मैरिली बाउंसिंग द बॉल, मतलब बॉल के लिए यहाँ पर एक इमेजिन किया गया है जैसे कि मैं बॉल बहुत खुश है, जो बॉल है बहुत हैप्पी है और हैप्पी होकर वो बाउंसिंग कर रही है, उछल रही है, जंप कर रही है। मतलब यहाँ इमेजिन किया गया है। वैसे बॉल कैसी है? निर्जीव वस्तु है, लेकिन यहाँ निर्जीव वस्तु को हैप्पी बनाया गया है। तो यहाँ कल्पना की गई है एक निर्जीव नॉन लिविंग थिंग को यहाँ पर मैरिली हैप्पी कहा गया है। तो इट मीन यहाँ पर पोइट ने इमेजिन किया है और इमेजिनरी डिवाइस का यूज़ किया है इस पोइम में। तो ये थे इस पोइम के पोइटिक डिवाइसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन दबाएं और प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।